नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट एंड कैलोरीमेट्री। तो देखो इसमें बहुत ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं। दो मेन फार्मूले होते हैं, एक एम एस डेल्टा टी और दूसरा होता है एम एल। तो जो क्वेश्चंस यहाँ पर मेन क्वेश्चंस होते हैं वो सब उसी दोनों फॉर्मूले से लगते हैं। तो कुछ डेफिनेशंस ही होती हैं वो हमें देखना है, बाकी वही दो मेन फॉर्मूले होते हैं जिनके ऊपर सारे क्वेश्चंस बेस्ड रहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशंस ही हैं, इसलिए पूरी थ्योरी जो है वो लिख दी गई है। तो एक बार हम लोगों को बस पढ़ना है थ्योरी, और उसके बाद मेन इसके क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को करने रहेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हीट के लिए लिख दिया गया, जो कि हमें पता ही है हीट क्या है। हीट को अगर डिफाइन करना हो तो जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट बोल देते हैं। तो वही लिख दिया गया है, द एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज और बिटवीन एडजेसेंट पार्ट ऑफ बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। तो एसआई यूनिट हीट के लिए क्या होगी, जूल, वही रहती। और अगर डायमेंशन देखोगे तो वही जो वर्क की डायमेंशन वही एनर्जी की, वही हीट की एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी, कैलोरी कोई एसआई यूनिट या सीजीएस यूनिट नहीं होती, वो प्रैक्टिकल यूनिट होती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसे यहाँ पर लिया जाता है कैलोरी। और 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, हम लोग को याद ही रहता है 4.186 जूल या फिर अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल। कैलोरी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या है, ये रेंज, जो टेम्परेचर की रेंज ली जाती है और जो यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू लिया जाता है वही इंपॉर्टेंट। एक बार आईआईटी में क्वेश्चन ही पूछ दिया था, तो मैंने वो क्वेश्चन डाल भी दिया है कि आप समझ जाएंगे उससे कि हाँ डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है या उसकी रेंज वगैरह पूछी जा सकती है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, 1 कैलोरी को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 सेंटीग्रेड डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने सेंटीग्रेड डिग्री लिखा है, लेकिन हमने आपको बता दिया था कि हम लोगों की बुक्स में ऐसे लिखते नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड ही लिखा मिलेगा। लेकिन हमने ऐसे जानबूझ के यहाँ पर ये किया कि जब आप इसे देखेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज आ जाएगी कि सेंटीग्रेड डिग्री का मतलब टेम्परेचर चेंज है। तो आप इसको किसी बुक में अगर देख लो वहां 1 सेंटीग्रेड डिग्री की बजाय 1 केल्विन लिखा हुआ है तो भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर चेंज है, अगर वो चेंज है तो चाहे उसको 1 सेंटीग्रेड डिग्री लिखो चाहे 1 केल्विन, दोनों का मतलब सेम। ठीक है, तो ये चीज इसीलिए मैंने ऐसे लिखा। तो अगर हम 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 सेंटीग्रेड डिग्री से बढ़ाएं तो जितना अमाउंट हमें हीट का देना पड़ेगा उसी को हम क्या कहेंगे, कैलोरी कह देंगे। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये टेम्परेचर हम कहां से कहां बढ़ाएंगे, 14.5 से 15.5। जैसे एक ही डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो हम कहीं से बढ़ा सकते हैं, हम 20 से 21 कर सकते हैं, 15 से 16 कर सकते थे, 50 से हम 51 कर सकते थे, लेकिन हम ये टेम्परेचर रैंडमली नहीं ले सकते। क्या दिया गया है, इसी से इसी तक बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है ये अभी हम ग्राफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि यही रेंज क्यों रखी जाती, कोई दूसरी रेंज क्यों नहीं रखते हैं। तो 14.5 टू 15.5, और टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इक्विवेलेंस बिटवीन जूल एंड कैलोरी। मतलब जैसे एक्सपेरिमेंट से ये शो हो जाता है कि अगर आप मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट करो तो उसका जो रेशियो आता है वो हमेशा एक फिक्स्ड क्वांटिटी रहती है। पढ़ेंगे जरा इसे। लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट shows that when mechanical energy, that is work, is converted into heat, the ratio of work done W to heat produced Q always remains the same and constant, that is W upon Q is equal to constant, that is J, या फिर W is equal to हम क्या लिखेंगे, JQ। ठीक है, तो ये जो J है इसी J को ही बोला जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, लेकिन ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, ये जस्ट एक कन्वर्जन फैक्टर होता है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं सोचना कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी, कुछ बुक्स में तो ये भी क्वेश्चन में भी दे रखा है कि क्या ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो बिल्कुल नहीं, ये एक कन्वर्जन फैक्टर होता है। कन्वर्जन फैक्टर का मतलब क्या होता है, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हो तो कभी डिवाइड करते हो ना। ठीक है, तो वैसा ही ये है कि जब मैकेनिकल वर्क को हम हीट में कन्वर्ट करते हैं तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब एक तरह से जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है। द कांस्टेंट J is called mechanical equivalent of heat. J is not a physical quantity but a conversion factor, और उसकी वैल्यू क्या होती, 4.186 जूल पर कैलोरी। मतलब क्या है इसका कि 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर है, 4.186 या अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल के बराबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये मतलब जैसे ये इसका कहीं यूज तो ऐसे नहीं करना रहता है, लेकिन ऐसे ही बस आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है
कि जे क्या होता है या मैकेनिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी है या क्या है, तो वो कन्वर्जन फैक्टर उसकी वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम डेफिनेशंस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलो और या फिर आप सिंपली स्पेसिफिक हीट बोल दो, इसको हम एस से डिनोट करेंगे। क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहां पर कैलोरी की डेफिनेशन थी, वैसे वहां पर है। बस इसमें क्या था, 1 ग्राम ऑफ वाटर था, उसमें क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी बॉडी है उसका एम मास यानी कि यूनिट मास, मतलब वहां पर हीट पर यूनिट मास कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है 1 सेंटीग्रेड डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर। बस इसमें ये रेंज वगैरह, उसमें वो रेंज वगैरह नहीं, कोई भी टेम्परेचर हम ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो आप यहां पर बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ बॉडी थ्रू 1 सेंटीग्रेड डिग्री, या उसको 1 केल्विन लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये टेम्परेचर चेंज है इसलिए दोनों का मतलब एक ही है। इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। बिल्कुल वैसे है ना डेफिनेशन, कि जस्ट एक जो यहां पर यूनिट मास है उसके टेम्परेचर को 1 सेंटीग्रेड डिग्री या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या कह देंगे, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल देते हैं। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड डिग्री या कैलोरी पर ग्राम केल्विन। देखो अब ये जो यूनिट्स हैं वो ना एसआई सिस्टम में दी गई ना सीजीएस सिस्टम में दी गई, जस्ट ये प्रैक्टिकल तरीके से दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना पड़ेगा ये, कि क्योंकि क्वेश्चन करते समय हम प्रैक्टिकल यूनिट का यूज हमेशा नहीं कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है, पूरा क्वेश्चन एसआई सिस्टम में सॉल्व करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कभी सीजीएस में सॉल्व करेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं यूज कर सकते हैं हर समय, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर यूनिट्स पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज हम लोग क्वेश्चन में जब सीखेंगे तो और बेहतर आप समझ पाएंगे कि हमें कैसे करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड डिग्री या केल्विन, ठीक है, यूनिट हो गए। क्यू क्या है, हीट सप्लाई, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, एम क्या है, मास ऑफ बॉडी। नेक्स्ट है मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी इसको बोल सकते हैं, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। दोनों डेफिनेशन में अंतर देखो क्या, जो यहां पर डेफिनेशन लिखाई गई उसमें यहां पर क्या है, यूनिट मास की बजाय अगर हम 1 मोल ले लें, मतलब पर मोल कर दें उसको, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी डेफिनेशन, मोलर स्पेसिफिक हीट। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, पढ़ के देख लो। इट इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 सेंटीग्रेड डिग्री और 1 केल्विन। तो बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है, बस अगर हम यूनिट मास लेते हैं तो उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलेंगे, और अगर 1 मोल लेते हैं या पर मोल करते हैं तो हम उसे मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं। तो यहां पर देखो फॉर्मूले में वहां Q अपान एम डेल्टा टी था, Q अपान एम डेल्टा टी, यहाँ m की जगह क्या हो गया, n हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम मास अपान मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं, ये m चला जाएगा ऊपर और ये क्वांटिटी क्या है, s। तो रिलेशन भी हमें मिल गई, C इज इक्वल टू Q अपान n डेल्टा टी, या स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट का स्पेसिफिक हीट के साथ जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू m इंटू s हो जाएगा, ठीक है, दैट इज कैलोरी पर मोल केल्विन। बाकी तो ये तो वही सारी चीजें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कुछ पॉइंट है नोट में। पहला पॉइंट क्या है, स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक हीट ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स चीज नहीं है, मटेरियल जैसा होगा हर मटेरियल का एस अलग ही रहेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मटेरियल वहां पर जो भी एस है वो रहेगा। डुलॉन्ग एंड पेडिट हैज फाउंड दैट फॉर एलिमेंटल सॉलिड, यहां ध्यान देना, एलिमेंटल सॉलिड के लिए उन्होंने एक पॉइंट बताया था। एलिमेंटल सॉलिड मतलब जैसे मरकरी हुआ, कॉपर हुआ, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है ना, ठीक है। तो एलिमेंटल सॉलिड्स के लिए उन्होंने ये पॉइंट बताया था कि एटॉमिक वेट एंड स्पेसिफिक हीट का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 3R होगा। वहां पर हीट लिख गया है, स्पेसिफिक छूट गया है, तो आप उसको जरा सही कर लो। यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना दूसरे पॉइंट में, एटॉमिक वेट इंटू स्पेसिफिक हीट है, खाली हीट लिख गया है वहां पर। तो इन्होंने इसे बताया कि ये 3R के बराबर होता है। R की वैल्यू अगर हम कैलोरी पर मोल केल्विन में लेते हैं तो वहां पर R की वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेट 2 लेते हैं, और अगर हम जूल में लेते हैं तो 8.31 लेते हैं। तो लगभग अगर 2 लेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 रहती है, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6। और अगर हम 8.31 लेंगे तो लगभग लगभग 24.9 समथिंग कुछ जाएगा, तो जिसको राउंड ऑफ करके हम 25 ले सकते हैं।
तो कुछ बुक्स में ऐसे थोड़ा सा कम भी लिखा होता है, ठीक है, थोड़ा चेंज वैल्यू लिखी होती है, लेकिन इसी के आसपास की ही वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है। तो हम लोग ऐसे याद रखें 3R के बराबर है लगभग 6 या 25, कैलोरी में 6 और जूल के पार्ट उसमें लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 25, ठीक है। इस फॉर्मूले से या इस कॉन्सेप्ट से एक पॉइंट समझ में आया, जब उन्होंने जो चीज ये निकाली एलिमेंटल सॉलिड के लिए, तो उससे एक पॉइंट समझ में आया कि जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, कम होगी, क्योंकि कांस्टेंट है ना, 6 है ना कांस्टेंट। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रखना है तो अगर एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी कम करनी पड़ेगी ना, तभी तो कांस्टेंट रह पाएगा। तो मतलब हाई एटॉमिक वेट, जितना ज्यादा एटॉमिक वेट होगा उसकी स्पेसिफिक हीट उतनी ही कम होगी। जैसे कंपेयर करके आपको दिखाया गया मरकरी को, कॉपर को और एल्युमिनियम को। तो आप अगर पीरियोडिक टेबल में जाएं तो मरकरी का एटॉमिक वेट कॉपर से ज्यादा होता है और कॉपर का एल्युमिनियम से ज्यादा होता है। तो अगर मरकरी का एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा है इन तीनों में, अगर हम कंपेयर करें तो मरकरी का अगर एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा है इन तीनों में, तो उसकी स्पेसिफिक हीट इन तीनों में सबसे कम होगी, क्योंकि जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा उसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी। यही पॉइंट आपको थर्मोमेट्री में बताया था ना कि मरकरी क्यों यूज करते हैं अदर लिक्विड की तुलना में, क्योंकि उसके स्पेसिफिक हीट, उसके कई फैक्टर्स बताए गए थे, उसमें एक फैक्टर ये भी था कि उसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, जिससे कि वो कम हीट एब्जॉर्ब करता है जिस बॉडी का आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा उसकी स्पेसिफिक हीट कम रहेगी और जिसका एटॉमिक वेट कम रहेगा उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा रहेगी। स्पेसिफिक हीट इज मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन, ये तो इसमें कुछ समझाने लायक तो है नहीं, तो याद ही करना है। हाइड्रोजन की स्पेसिफिक हीट मैक्सिमम होती है और मिनिमम किसके लिए होती है, रेडॉन भी लिखा गया और एक्टिनियम भी लिखा गया, ठीक है, क्योंकि दोनों का ही लगभग 0.028 ही होता है। लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर करा दिया जाए तो रेडॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है, बहुत 0.00 में ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर दोनों में कंपेयर करा दिया जाए तो रेडॉन का ज्यादा होता है, एक्टिनियम का कम होता है। लेकिन जो कि दोनों की वैल्यूज लगभग लगभग बराबर होती हैं, इसलिए इसको भी हम मिनिमम की श्रेणी में रख लेते हैं और इसको भी रख लेते हैं। मतलब अगर ये प्रेजेंट है तो इसको टिक कर दो और ये प्रेजेंट है तो इसको टिक कर दो, ठीक है, मिनिमम के लिए। स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब स्पेसिफिक हीट मटेरियल वाइज तो डिपेंड ही करेगी। जैसे वाटर का है तो वाटर पर तो डिपेंड करेगी ही, वाटर का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, कोई दूसरा मेटेरियल ले लेंगे उसका अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो स्टेट पर भी डिपेंड करेगी कि वाटर सॉलिड कंडीशन में है या लिक्विड में है या गैसेस या वेपर कंडीशन में, स्टीम कंडीशन में। तो सॉलिड, लिक्विड या गैस उस पर भी डिपेंड करेगी। जैसे देखो यहाँ पर स्टेट एंड स्पेसिफिक हीट, देखो वैसे तो स्पेसिफिक हीट किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा लिखकर। लेकिन अगर हम बात करें वाटर की तो इसका जरूरी नहीं है कि आपको दिया जाए, तो बाकी किसी का होगा तो 100% देगा या निकलवाएगा, ठीक है। मतलब दो ही बातें हो सकती हैं, लेकिन वाटर का आपको दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो वाटर का आपको याद रखना है तीनों फेज का, ठीक है, स्पेसिफिक हीट भी और आगे हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट वो भी। तो आइस फेज में देखो जरा, वाटर का अगर आप आइस बना देते हैं तो उसका 0.5 होगा स्पेसिफिक हीट। अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो 1 होगा कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड डिग्री, और अगर वो स्टीम यानी कि गैसेस फेज में है तो वो क्या हो जाएगा 0.47, ठीक है। तो स्टेट बदल गई तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी यहां पर चेंज हो गई, ठीक है। स्पेसिफिक हीट आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर बट एट लो टेम्परेचर ओनली, ठीक है, सिर्फ लो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा बहुत खास वेरिएशन नहीं होता है। आप देखो ये वैल्यू 1 है और ये 1.008 है, ये ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पर ये इस तरह का होता है, इससे थोड़ा सा शेप गड़बड़ हो गया है इसका, मतलब ये जो 15 है वो थोड़ा यहाँ पर होता है, ये 20 के आसपास से नीचे जाता है। तो ये चाहे तो आप भी वहां पर थोड़ा सा सही कर लो, क्योंकि से बाई चांस कहीं ऐसे बना कर दे दिया तो आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। शेप वही है, बस ये वैल्यू यहाँ पर 15 नहीं होती, ये 15 से थोड़ा सा नीचे जाता है इधर, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया कि जो 0 से जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक की बात करें तो ये स्पेसिफिक हीट में वेरिएशन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आप देखो कि कैलोरी में डेफिनेशन में 14.5 से 15.5 क्यों लिया गया था रेंज, क्योंकि आप अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास देखेंगे तो आपको ये क्या मिल रहा है,
1 मिल रहा है, यानी कि 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड डिग्री। तो अगर 1 कैलोरी की डेफिनेशन में यूज करेंगे तो हम इसी रेंज का यूज करेंगे। कौन सा? इसके 0.5 इधर, इसके 0.5 इधर, ठीक है। मतलब 14.5 टू 15.5 में वेरिएशन करेंगे तो हम यहां पर ही रहेंगे ना, और यहां पर वैल्यू क्या है? 1। इसीलिए उस रेंज को इंपॉर्टेंस दी गई थी वहां पर कि आपको इसे याद रखना है, और रैंडम वे में आप नहीं कर सकते कि 20 या 30 या 50 जो भी मर्जी आए वो ले लिया। यही वाली वैल्यू आपको लेनी रहती। अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स का जो सी होता है मोलर स्पेसिफिक हीट, और जो टेम्परेचर उसका ये वेरिएशन होता है, ठीक है। इसको बस ऐसे याद रखेंगे कि पहले ये वेरी करेगा, बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन बाद में ये कांस्टेंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा। तो रूम टेम्परेचर यानी कि 300 केल्विन या 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको डिवाई टेम्परेचर बोलेंगे, वहां पर ये सारे एलिमेंट्स का लगभग लगभग सेम हो जाता है, ठीक है, 6। लेकिन यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर जो भी वैल्यू रहती है वो ऐसा नहीं कि एकदम सबका एग्जैक्ट बराबर हो जाता है, लगभग लगभग वो इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 6 के। तो ये चीज थोड़ा सा ग्राफ वगैरह आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो बताए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं पॉइंट, S इज इक्वल टू क्यू अपान एम डेल्टा टी। तो यहां से डेल्टा टी इज इक्वल टू क्यू अपान एम एस। अगर हम Q और M फिक्स कर दें, मतलब जैसे हमने मान लिया यहाँ पर एक बॉडी A लिया और एक बॉडी हमने B लिया, ठीक है। दोनों का मास हमने बराबर लिया है, दोनों हैं अलग अलग लेकिन दोनों का मास हमने सेम लिया। इसको भी हमने Q हीट दिया और इसको भी हमने सेम अमाउंट हीट का दिया, ठीक है, दोनों को बराबर हीट दी। तो अगर हम दोनों को बराबर अमाउंट हीट का प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों के मास सेम है, तो ये दोनों चीजें अगर सेम है तो ये रिलेशन आ जाएगी ना। मतलब क्या होगा? जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी उसके टेम्परेचर में ज्यादा चेंज होगा, और जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी उसके टेम्परेचर में कम वेरिएशन आएगा। मतलब आपसे पूछा जाए किसके टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन होगा, तो आप ये देख लो कि स्पेसिफिक हीट किसका कम है। जिसका एस कम होगा उसका डेल्टा टी ज्यादा रहेगा, मतलब उसके टेम्परेचर में ज्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ग्रेटर इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस, लेसर विल बी द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। Among all known solids and liquids, a specific heat of water is maximum. A specific heat of water is maximum. कुछ लोग यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है अभी पीछे तो बता रहे थे हाइड्रोजन का मैक्सिमम होगा, अभी यहाँ पर वाटर आ गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस है ना, ये कुछ और है? गैस ही है ना। तो यहाँ पर क्या है? मतलब गैस को छोड़ दिया गया, गैस अगर उसमें शामिल कर लेंगे तब तो हाइड्रोजन ही है। लेकिन अगर हम सिर्फ सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड, अमंग ऑल नोन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, उसमें वाटर की जो होगी वो स्पेसिफिक हीट मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर गैस को भी शामिल कर लेंगे तो वही आंसर रहेगा हाइड्रोजन, ठीक है। वाटर, इसीलिए अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो आप देखो जिसका एस ज्यादा होगा उसके टेम्परेचर में चेंज कम होगा, ठीक है। तो अगर उसका टेम्परेचर आपको ज्यादा बढ़ाना है तो समय ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लिया अलग अलग आपने लिक्विड्स को गर्म करना है, तो आप उन लिक्विड्स को जब गर्म करेंगे तो अगर आप चाहते हैं कि सबका टेम्परेचर हम 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा दें, तो जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट है सबसे ज्यादा, तो उसमें टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, चेंज कम होगा ना, तो उसमें टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। इसका मतलब उसको ज्यादा समय लग जाएगा उतने टेम्परेचर तक पहुंचने में। इसीलिए जितने अदर लिक्विड्स की तुलना में वाटर को गर्म करना है अगर सेम टेम्परेचर से तो ज्यादा समय लगेगा, और अगर ठंडा करना है तो भी वो देर में, सबसे देर में ठंडा होगा, सबसे देर में वो गर्म होगा दूसरे लिक्विड्स की तुलना में, ठीक है। Water takes more time to heat and more time to cool with respect to other solids and liquids. As a specific heat of water is very large, 1 calorie per gram centigrade degree. मतलब आप सोचो कि इसे अगर लार्ज कहा जा रहा है तो इसका मतलब बाकी की इससे काफी कम रहती होगी। Its temperature change by a small amount by absorbing large amount of heat. This is why it is used in coolant as coolant in radiators. Radiators में इसको as coolant यूज किया जाता है वाटर को, ठीक है। लेकिन अभी कूलेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल चुका है। पहले ये सिर्फ यही यूज किया जाता, अभी भी वाटर ही यूज किया जाता है, लेकिन पहले सिर्फ प्योर वाटर ही यूज किया जाता था। लेकिन प्योर वाटर यूज करने में, जैसे पहले वाली जो पुरानी कार जीप वगैरह चलती थी, तो उसमें देखो अभी भी पुरानी मूवी देखो तो हीरो भर रहा होता है पानी उसके अंदर, ठीक है। तो वो क्या थी कंडीशन, क्योंकि वो गर्म हो जाता था इंजन,
और गर्म हो जाता है तो उसमें ये जो रेडिएटर होता था उसके आगे लगाया जाता था, उसमें वाटर भरा जाता था। तो जब पानी उड़ गया उसका सब, तो वो हीटअप हो जाता था, गाड़ी बंद हो जाती थी। तो उसमें पहले पानी भरना पड़ता था, उसको थोड़ा ठंडा करना पड़ता था, फिर गाड़ी लेकर चलते थे। ये पहले वाली गाड़ियों में ये था। अभी भी यूज होता है, लेकिन अब वो हमें बार बार नहीं भरना पड़ता है, क्योंकि अब उसमें पहले जैसे वाटर था, तो वाटर के लिए प्रॉब्लम क्या थी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसमें कई समस्याएं थी। एक तो वो बहुत जल्दी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर की वजह से, जो टेम्परेचर जब गाड़ी चलती तो गर्म हो जाती ना, तो उसकी वजह से जल्दी से उड़ जाता था पानी, ठीक है, वो भाप बन गया, उड़ गया। तो बार बार मतलब कुछ किलोमीटर चले, फिर उसके बाद उसको फिर से भरना पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम उसमें थी। एक और प्रॉब्लम थी बड़ी, अगर टेम्परेचर देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जो वाटर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो जाता है, यानी कि वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पता लगा किसी ऐसे इलाके में चले गए जहां बहुत ज्यादा ठंड है, मतलब टेम्परेचर पता लगा -10 है, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वो आइस बन जाएगा, जो वाटर आपने फिल किया। अब वो आइस बन गया तो उसका आइस का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है ना, वाटर से आइस का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो रेडिएटर वगैरह फाड़ के बाहर निकल आता था। तो बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से फिर कूलेंट जो यूज किया जाने लगा, उसमें वाटर यूज करते हैं लेकिन 50%, आधा वाटर यूज करते हैं, प्लस एंटी फ्रीज यूज करते हैं 50%। ठीक है, एंटी फ्रीज एक टाइप ऑफ एल्कोहल ही होता है, एंटी फ्रीज जो होता है, ठीक है। एल्कोहल का मतलब ये नहीं कि निकाल के अपना थोड़ा टेंशन में आ गए तो लगा लिया कि आप टेंशन खत्म कर लेते हैं। अच्छा, पानी पहले से ही मिला हुआ है, पैक बना हुआ है पूरा बस निकाल के लगाना है, ठीक है। तो पीना नहीं है, मतलब एंटी फ्रीज वहां पर रखा जाता है। तो एंटी फ्रीज जब उसमें डाल देते हैं तो उससे फिर इफेक्ट क्या आता है, ये जो जीरो है ये लगभग 37 माइनस में पहुंच जाता है। मतलब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो जीरो से कहां चला गया, -37। इसका मतलब अब क्या हुआ, अब वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमेगा नहीं, -37 तक वो नहीं जमेगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो लिक्विड ही रहेगा, और इधर का लगभग 240 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। तो मतलब 240 डिग्री सेंटीग्रेड जब पहुंचेगा तब वो बॉयल करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो उससे पहले वो बॉयल भी नहीं करेगा। तो ये जल्दी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई इसकी वजह से, एंटी फ्रीज की वजह से, ठीक है। तो अब आराम से गाड़ियां चलती रहती हैं, जब सर्विस कराने जाओ तभी वो कूलेंट वगैरह चेक कर लेते हैं, कम होता तो फिर से डाल देते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, कि इसको एज अ कूलेंट यूज किया जाता है और उसका रीजन। ये पॉइंट आप याद कर लो, इस पर हमें डिस्कशन नहीं करना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर इज नेगेटिव। ये एक्चुअल में कुछ बुक्स में ये क्वेश्चन दे दिया गया है, तो ये मैंने डाल दिया, लेकिन ये हम लोगों के लेवल में है नहीं, क्योंकि इसका डिस्कशन करने में फिर बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी, तो उनको डिस्कस करना पड़ेगा। तो आपके मतलब का होता तो हम इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सेचुरेटेड वाटर वेपर जो है उसका नेगेटिव होने का बस ऐसे मतलब बता दें, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग ही है। सेचुरेटेड वाटर वेपर क्या होता है कि जैसे अगर आप यहां पर मान लिया आपने वाटर रखा ऐसे किसी कंटेनर में, ठीक है, किसी कंटेनर में आपने ऐसे वाटर रख दिया और ऊपर से ऐसे ग्लास से इसको कवर कर दिया पूरा। तो अब क्या होगा, इवापोरेशन की वजह से ये इस तरह से यहाँ पर वेपर इकट्ठा हो जाएगी, इसके अंदर वेपर इकट्ठा होती रहेगी और धीरे धीरे और ज्यादा इवापोरेशन होगा, वेपर का अमाउंट यहाँ पर बढ़ता जाएगा। अब वेपर बढ़ते बढ़ते एक पर्टिकुलर कंडीशन में ये वेपर इतनी ज्यादा हो जाती है कि यहाँ पर फर्दर कोई वेपर मॉलिक्यूल नहीं आएगा, ठीक है, मतलब नहीं रुक सकता है, एक्स्ट्रा नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि इवापोरेशन रुक जाएगा, तो बनेगा वो है, वेपराइज तो वाटर होना ही होना है। तो मान लिया फर्दर कोई वेपर पार्टिकल यहाँ पर बना, तो इसमें से कोई एक कंडेंस हो जाएगा, मतलब एक वेपर बना तो एक कंडेंस हो जाएगा, यानी कि अब सेचुरेट कंडीशन में पहुंच गया। अब इसमें इंक्रीमेंट नहीं हो रहा ना डिक्रीमेंट हो रहा है, सेचुरेट हो गया, ठीक है। तो इस वेपर को हम सेचुरेटेड वेपर बोलते हैं और इसी के प्रेशर को बोलते हैं सेचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम यहां पर जैसे नॉर्मली क्या होता है, हीट ऐड करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, हीट रिमूव करोगे तब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना, अब उसके बहुत डिटेल में जाना अगर हम लोगों के सिलेबस में होता तो हम लोग चलते, लेकिन हम लोग उसके आगे यहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने समझा दिया, बाकी आप सीधे याद कर लेंगे कि स्पेसिफिक हीट सैचुरेटेड वेपर वाटर वेपर का क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी का भी जो डेफिनेशन है वो वैसे ही है,
बस यहाँ पर क्या है, जैसे अभी मोलर के लिए हमने बात की है स्पेसिफिक हीट के लिए, तो स्पेसिफिक हीट में यूनिट मास था, मोलर में क्या था, 1 मोल था। यहां पर क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी, गिवन बॉडी, मतलब जो कुछ भी बॉडी आपको दी गई है, तो पूरी बॉडी के टेम्परेचर को अगर हमें 1 सेंटीग्रेड डिग्री या 1 केल्विन से इंक्रीज करना है, तो कितना अमाउंट हीट का आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरह से यहां पर जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या हो जाएगी, ये सॉरी थर्मल कैपेसिटी, वो क्या हो जाएगा, Q अपॉन डेल्टा टी, मतलब पूरी बॉडी को अगर गर्म करना है। ठीक है, तो आप यहां पर S का जो डेफिनेशन लिखते हैं वो Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा टी लिखते हैं, तो ये पर यूनिट मास हो गया। तो अगर हमें M मास का करना है तो वो क्या हो जाएगा, MS ही तो हो जाएगा, तो MS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू Q अपॉन डेल्टा टी। ऐसे ही अगर हम C लिखें तो वहां पर लिखेंगे Q अपॉन N डेल्टा टी, तो यहां पर अगर हम Q अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, N टाइम्स C हो जाएगा। तो थर्मल कैपेसिटी इज Q अपॉन डेल्टा टी, जिसको हम MS लिख सकते हैं या फिर हम NC यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये और पढ़ना हम लोगों को, वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट की रिक्वायरमेंट क्या है एक्चुअल में, जैसे आपको कोई भी ऐसा सिस्टम दे दिया जाए, जैसे मान लिया कई चीजों को मिक्सचर बनाना है आपका, ठीक है, जैसे मान लिया आपको आइस, स्टीम और वाटर का मिक्सचर तैयार करना है, तो आप उस मिक्सचर को किसी कैलोरीमीटर के अंदर या किसी भी कंटेनर के अंदर बना रहे हैं। अब वो जो कैलोरीमीटर या जो कंटेनर आपने यूज किया है, उसमें मान लिया एक मेटल की बजाय उसको बनाने में 2-3 मेटल्स का यूज किया गया, कुछ वेल्डिंग के लिए कर दिया गया, या कोई चीज आप उस मिक्सचर को तैयार करने के लिए, हिलाने के लिए कुछ यूज कर रहे हैं, तो वो अलग मेटल हो गया, तो पता लगा कई मेटल्स उसमें यूज कर लिए। अब अगर आप उसके अंदर कई मेटल्स इसमें यूज किए हैं, अब उसके अंदर अगर आप कोई मिक्सचर बना रहे हैं, तो उसका जो भी टेम्परेचर होगा, ठीक है, जो भी टेम्परेचर यहां पर रहेगा, उसी टेम्परेचर में ये भी तो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका फाइनल टेम्परेचर मान लिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो क्या कंटेनर का टेम्परेचर 0 रहेगा, उसका भी 30 रहेगा। अगर इसका टेम्परेचर बढ़कर जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर मान लिया 100 हो गया, तो कंटेनर का भी 100 हो जाएगा, क्योंकि उसी के अंदर तो रखा गया है। तो इसका मतलब कंटेनर भी तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें हमें MS डेल्टा टी लगाना पड़ेगा, कि इतना टेम्परेचर चेंज करने पर कितना वहां पर हीट एब्जॉर्ब करेगा वो। लेकिन अब उसमें एक मेटल तो है नहीं, उसमें कई मेटल हैं, हर मेटल का स्पेसिफिक हीट अलग होगा, हर मेटल के लिए मास अलग होगा, तो सबका अलग अलग कैलकुलेशन करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इस केस में इसकी वैल्यू दे दी जाती है MS की, मतलब इस पूरे कंटेनर के लिए MS क्या है वो अलग से दे दिया जाता है। तो अगर आपको MS दे दिया गया तो बस आपको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई ही तो करना है, और इस MS को ही हम लोग बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये वाटर इक्विवेलेंट है क्या, उसको हम इधर से समझते हैं डेफिनेशन से। तो ये तो मैंने बता दिया कि उसका यूटिलाइजेशन क्या है। अब जरा देखो यहां पर, अगर हम किसी भी बॉडी को यहां पर लें और इसका मान लेते हैं, इस बॉडी का जो मास है, मास ऑफ बॉडी, वो सपोज कर लिया M के बराबर, ठीक है, और इसको हमने Q हीट दिया, इसके टेम्परेचर में डेल्टा टी से इंक्रीमेंट हो गया, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्पेसिफिक हीट मान लिया S है, तो ये हो जाएगा MS डेल्टा टी। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें वाटर लेना है, और वाटर का अमाउंट हमें कितना लेना है, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर हमें लेना है W। ठीक है, W हमें लेना है, लेकिन ये अमाउंट हमें इतना लेना है कि जब हम सेम अमाउंट हीट का यहां पर दें, जैसे इसमें Q दिया, इसको भी Q देंगे, इसमें टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, डेल्टा टी, उतना ही टेम्परेचर चेंज यहां पर होना चाहिए, मतलब ना कम ना ज्यादा। अब मान लिया आपने यहां पर ज्यादा वाटर ले लिया, तो पता लगा उतनी हीट दिया, लेकिन उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि आपने अमाउंट ज्यादा कर दिया। पता लगा आपने इस वाटर का अमाउंट कम कर दिया, तो कम करने पर क्या हुआ, हीट आपने दे दी उतनी ही, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा चला गया। तो आपको ना टेम्परेचर ज्यादा करना है ना कम, आपको इतना टेम्परेचर रखना है जितनी हीट देने पर यहां टेम्परेचर हुआ, उतना ही हीट देने पर टेम्परेचर यहां पर उतना ही चेंज होगा। आपको इस तरह से वाटर का मास चूज करना है। तो हमें यही देखना है कि ये हम कितना चूज करें, हमें यही निकालना है। तो अगर हम यहां Q बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे M की जगह पर W आ जाएगा, मास W और S इंटू डेल्टा टी। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो 1 होती है,
तो 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड डिग्री, और यहां पर क्या हो गया डेल्टा टी, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर लें बाई 1 एंड 2। बाई 1 एंड 2 यहां पर लिखेंगे ms डेल्टा टी W, और ये हो जाएगा यहां पर 1 को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो W इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा ms डेल्टा टी, तो यहां से डेल्टा टी हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा W इज इक्वल टू ms। इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम दिया गया वाटर इक्विवेलेंट, मतलब इतना इक्विवेलेंट अमाउंट जिसको सेम हीट देने पर सेम टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक तरह से अगर आपको किसी का वाटर इक्विवेलेंट दिया गया है तो मतलब उसने आपको उसके ms की वैल्यू दे दी। अब उसका Q निकालना है तो बस डेल्टा टी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि W और M ये दोनों आप चाहे ग्राम में रखो चाहे किलोग्राम में रखो, अगर ये ग्राम में रखोगे तो ये ग्राम में मिलेगा, ये किलोग्राम में रखोगे तो ये किलोग्राम में मिलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन S आपको रखना होगा कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड डिग्री में। उसमें आप अगर लापरवाही आपने कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आपने सोचा अच्छा इसको हम किलोग्राम में रख रहे हैं तो इसको हम SI यूनिट में रख लें, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ W और यहाँ क्या यूज किया है, 1 यूज किया ना, कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड डिग्री। तो अगर आप देखें तो ये यूनिट यहां पर आएगी ना, 1 था इसलिए छोड़ दिया गया, कुछ और होता तो रखते, तो 1 था छोड़ दिया, लेकिन यूनिट तो वही आएगी। तो जो S की यूनिट है वो इसकी यूनिट से कटेगी, लेकिन तभी कटेगी जब S की यूनिट और इधर वाला 1 है उसकी यूनिट सेम होगी। तो इसकी यूनिट क्या है ये, तो S की यूनिट भी यही रहेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट एंड थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल। ठीक है, मतलब यूनिट वाइज इक्वल नहीं, यूनिट वाइज तो वाटर इक्विवेलेंट तो ग्राम या किलोग्राम में रहेगा, और जो वो है वो Q अपॉन डेल्टा टी है, मतलब कैलोरी पर केल्विन। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो सेम रहेगा। ठीक है, न्यूमेरिकली, क्योंकि जो थर्मल कैपेसिटी है वो भी क्या है ms, और जो वाटर इक्विवेलेंट है वो भी क्या है ms। तो अगर किसी का वाटर इक्विवेलेंट ms दिया गया है आपको 50, तो वही उसकी थर्मल कैपेसिटी होगी, बस उसकी यूनिट चेंज कर देंगे, कैलोरी पर केल्विन कर देंगे। ठीक है, चलिए आज इतना रखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो हम लोग कल पहले कर लेंगे जल्दी से, उसके बाद फिर मेन इसके क्वेश्चंस ही हैं समझने कि इसके क्वेश्चंस हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है।